हम आपको बताए थे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मोटा मोटा दो विधि होती है। एक होता है आपका ग्राफीय विधि और एक होता है बीजगणितीय विधि, जिसमें से हम ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ चुके हैं और बीजगणितीय विधि में हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू में y माइनस y अपॉन a1c2 माइनस में a2c1 इक्वल टू में 1 अपॉन a1b2 माइनस में a2b1। ठीक है, बीजगणित विधि में होता है क्या, बेसिकली आपके पास दो रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो मेरा पहला रैखिक समीकरण है वो है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, और जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो है a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब बीजगणित विधि से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में एक रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना। अब ये रिजल्ट कैसे आया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम x अपॉन में, ठीक है, b1c2 माइनस में b2c1 इक्वल टू में माइनस y अपॉन में a1c2 माइनस में a2c1 इक्वल टू में 1 अपॉन a1b2 माइनस में a2b1। अब ये रिजल्ट कैसे आता है पहले आप इसको सीखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, और एक दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। ठीक है, बीजगणित के इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम करेंगे क्या कि विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हम पहले x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। x का जो हम मान निकालेंगे उसको एक इक्वेशन, और जो y का मान निकालेंगे उसको हम लोग अनदर इक्वेशन पुट कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन का जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, तब हमको ये बीजगणित का ये जो लास्ट रिजल्ट है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करते कैसे आप देख लीजिए। पहले जो समीकरण 1 है, समीकरण 2, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि y का जो गुणांक है उसको बराबर करेंगे। यहाँ पर y का गुणांक है b1, यहाँ पर y का गुणांक है b2, तो y का गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें हम लोग b2 से गुना करेंगे, और ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसमें हम लोग b1 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में किसमें, तो बोलेंगे भैया समीकरण 1 में b2 से, ठीक है, तथा समीकरण 2 में, ठीक है, तथा समीकरण 2 में किससे गुना करने पर, तो समीकरण 2 में b1 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर, b1 से गुना करने पर। ठीक है, तो जब समीकरण 1 में हम किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे भैया जब समीकरण 1 में हम b2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इस पूरे में हम पहले b2 से गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, इस पूरे इक्वेशन में हम किससे गुना करेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन में हम किससे गुना करेंगे, b2 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें किससे गुना करेंगे, b2 से गुना करेंगे। तो जब हम इस पूरे इक्वेशन में b2 से गुना करेंगे, ध्यान दो, इस पूरे इक्वेशन में b2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहले b2 लिख ही देते हैं, और ये जो, ठीक है, LHS वाला इक्वेशन है इसको हम पहले लिख देते हैं, जो कि है a1x, ठीक है, प्लस में b1y प्लस में c1 और इक्वल टू में 0। इसको हम b2 से गुना करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा आपका a1, ठीक है, इंटू b2, तो a1 b2x हो जाएगा, प्लस में b1 b2 ये y हो जाएगा, और ये प्लस में c1 b2 हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख देते हैं a1, ठीक है, b2x, ठीक है, प्लस में आपका b1 b2y, ठीक है, प्लस में आपका c1 b2, ठीक है, इक्वल टू में आपका 0। इसको हम लोग क्या कह देंगे, बोलेंगे भैया इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। ठीक है, फिर जो मेरा दूसरा लाइन था कि समीकरण 2 में किससे गुना करने पर, b1 से गुना करने पर, तो हम समीकरण 2, ठीक है, ये जो मेरा इक्वेशन है ये है समीकरण 2, इसमें हम लोग किससे गुना कर देते हैं, तो b1 से। तो यहाँ पर हम b1 लिख देते हैं, और इधर हम लोग समीकरण 2 को लिख देते हैं, जो कि है मेरा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 है, गुना हम कर देते हैं b2। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो ये मेरा b1 इंटू a2, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a2 b1 इसको रख दो इंटू x, ठीक है, प्लस में आपका b1 b2 y हो जाएगा, और ये प्लस में आपका b1 c2 हो जाएगा, और बराबर में 0। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन 4 कह देंगे। अब जब तुम इक्वेशन 2, 3 और 4 को देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो y का कोफिशिएंट है, ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर b1 इंटू b2 होगा, तो जो मेरा y का कोफिशिएंट है, ठीक है, b1 b2, और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर भी b1 b2 होगा। ठीक है, b1 b2 होगा, तो यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट b1 b2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 b2, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, और दोनों सेम साइन के साथ है। तो सेम साइन के साथ रहता है तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे, या फिर 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा 4 लिखा हुआ है, इसके नीचे जो मेरा इक्वेशन 3 है इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन मेरा क्या है, तो ये है मेरा a1 b2x, ठीक है, प्लस में b1 b2 में y, ठीक है, और प्लस में क्या है c1 b2, ठीक है, इक्वल टू में क्या 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम किसी इक्वेशन को घटाते हैं, ये है मेरा इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 3 लिख देते हैं। जब भी हम किसी इक्वेशन को घटाते हैं तो उसके जितने भी पद होते हैं उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये आप विलोपन विधि में पढ़ चुके हैं। तो ये, ठीक है, ये जो भी प्लस था ये माइनस हो गया। जब माइनस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर a2b1x लिखेंगे, ठीक है, और ये माइनस का आपका a1b2x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का b1b2y और ये माइनस का b1b2y ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का आपको
C2 मिल जाएगा और ये माइनस में आपका C1 V2 मिल जाएगा और बराबर में 0 माइनस 0 आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि x का मान निकालने के लिए इस दोनों पद से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बचेगा क्या, ठीक है B1, ध्यान दो यहाँ पर हमको बचेगा B1A2, ठीक है, और माइनस में बच जाएगा आपका B2A1, ठीक है, और बराबर में, ठीक है, बराबर में देखो ये माइनस का C1 B2 है, जो उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका B2C1, ठीक है, और माइनस में आपका हो जाएगा B1C2, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा B1C2। माइनस में क्या हो जाएगा B1C2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम पहले एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है मेरा x, तो हम x रहने देते हैं। उसके बाद है मेरा B1A2, ठीक है, इसको हम लोग B1A2 रहने देते हैं। और माइनस है मेरा क्या है B2A1, तो इसको हम लोग B2A1 रहने देते हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू में मेरा क्या है, इक्वल्स टू में है ये B2C1, ठीक है, तो इसको हम लोग B2C1 रहने देते हैं। और माइनस में ये क्या है मेरा B1C2, तो इसको हम लोग B1C2 रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये देखो, ठीक है, पहले क्या करते हैं कि इसको हम इधर ले आते हैं और इसको उस पार ले आ जाते हैं। ध्यान दो, ये जो है ये, ठीक है, इसको जब हम इक्वल्स के इस पार ले जाएंगे तो ये x के नीचे में आ जाएगा, और इसको जब हम इक्वल्स के इस पार ले जाएंगे तो ये 1/a में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, इसको जब हम इस पार ले आ जाएंगे, मान लो कि यहाँ पर x भी बराबर में a है, ठीक है, तो इसको हम लोग x अपॉन a बराबर में 1/b लिख सकते हैं। a इधर आ गया x के नीचे में और b इधर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 के नीचे में, किसके नीचे में, 1 के नीचे में। ठीक है, तो x अपॉन में जब इसको ले आएंगे तो ये x के बटे में आ जाएगा। ठीक है, जो कि है मेरा B2C1, ठीक है, और माइनस में क्या B1C2, और इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे तो ये 1 के बटे में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा B1A2, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा B2A1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म से, ठीक है, ये जो मेरा टर्म है, ये जो मेरा टर्म है, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये मेरा B1C2 ये आगे आ जाएगा, और माइनस में मेरा हो जाएगा B2C1 जो हमको चाहिए था। ठीक है, जो जब हमको बीजगणितीय बीज गुणन से हम आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे, यहाँ पर हमको नीचे में क्या चाहिए था, B1C2 माइनस में B2C1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा B1C2, ठीक है, ध्यान दो, ये B1C2 और माइनस में B2C1 बन गया। उसी तरीके से, ठीक है, जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो मेरा टर्म है, कौन सा है ये टर्म, ये है मेरा, ठीक है, A1B2, ठीक है, तो ये A1B2 आगे आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो A1B2 आगे आ जाएगा, और माइनस में मेरा बन जाएगा A2B1। ठीक है, और ये माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा x अपॉन में B1C2, ठीक है, माइनस में B2C1 इक्वल टू में 1 अपॉन में A1B2, ठीक है, और माइनस में A2B1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको हम लोग कर देंगे एक इक्वेशन नंबर, ठीक है, कितना हम 3 तक देख चुके थे, 1 2 3 4 तक देख चुके थे, इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में इस तरीके से बंद। ये मेरा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी विलोपन विधि का पुनः इस्तेमाल करेंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसी विलोपन विधि का पुनः इस्तेमाल करके y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x के जो कोफिशिएंट्स है इसको बराबर करेंगे। अब x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें a2 से गुना करेंगे, जिससे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा, और इसमें हम लोग a1 से गुना करेंगे, जिससे x का कोफिशिएंट आपका a1 a2 हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका y का मान निकल जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये जो मेरा बोले थे राष्ट्र रिजल्ट जो होता है वज्र गुणन विधि का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखने का भी हम आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे। पहले हम इस रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, जो मेरा समीकरण 1 है इसमें a2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना कि पुनः, ठीक है, समीकरण 1 में किसमें, तो भैया समीकरण 1 में किससे गुना करने पर, तो समीकरण 1 में a2 से, ठीक है, तथा समीकरण 2 में a1 से गुना करने पर, समीकरण 2 में a1 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखो जो मेरा समीकरण 1 है, जब इसमें हम a2 से गुना करेंगे, ध्यान दो, समीकरण 1 में जब हम a2 से गुना करेंगे तो, ठीक है, तो जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा a1 a2x, ठीक है, प्लस में मेरा b1 a2y बन जाएगा, और प्लस में मेरा c1 a2 बराबर में 0 बन जाएगा। और जब समीकरण 2 में हम a2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा a1 a2x ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस में ये मेरा, ठीक है, सॉरी, समीकरण 2 में a1 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक निकल गया, समीकरण 2 में a1 से गुना करेंगे, a1 से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा b2a1y बन जाएगा, और प्लस में c2a1 इक्वल टू में 0 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 6 कह देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 और इसको इक्वेशन 7 कह देंगे। 6 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 वाला का जो भी टर्म है उसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ध्यान दो, ठीक है, यहाँ से ये आपका a1 a2x है, और ये माइनस में a1 a2x है, यानी कि प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा b1 a2y, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा आपका b2 a1y, ठीक है, प्लस में ये आपका c1 a2 है, ठीक है, तो c1 a2 आ जाएगा, और माइनस में आपका c2 a1 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में आपका 0 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं।
ठीक है, ये जो चीज़ था इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है B1A2, ठीक है, तो इसको हम लोग B1A2y रहने देते हैं। ठीक है, माइनस में क्या था B2A1, तो माइनस में B2A1y रहने देते हैं। ठीक है, प्लस में क्या था C1A2, तो प्लस में C1A2 रहने देते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या था C2A1, तो माइनस में C2A1 रहने देते हैं, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो B1A2 बचेगा, माइनस में आपका B2A1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो C2A1 है उसको उस पर ले जाएंगे, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो उस पर जाके आपका माइनस में हो जाएगा C1A2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, y के बट्टे में, जैसे हमने x में किया था, y के बट्टे में इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो जब y के बट्टे में इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C2A1, ठीक है, और माइनस में C1A2। ठीक है, और उसके बाद जब इसको हम, ठीक है, इक्वल की इस पर ले जाएंगे तो ये एक के बट्टे में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा B1A2, ठीक है, माइनस में B2A1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान रखना माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे माइनस कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जो ये मेरा C2A1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1C2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा C1A2 है इसी को हम लोग A2C1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर दिए ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। इस वाले टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, जब इस टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये A1B2 आगे में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा आपका A2B1। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस प्लस साइन की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस की क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर ये माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y। ठीक है, नीचे में आपका A1C2, ठीक है, और माइनस में A2C1, ठीक है, और बराबर में आपका 1 अपॉन में, ठीक है, A1B2, ठीक है, और माइनस का A2B1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो जब तुम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर क्या था 5 था, ठीक है, और ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 8 आया इसकी थोड़ी सी तुलना करो तो पाओगे कि ये जो मेरा 1 अपॉन में, ठीक है, A1B2, ठीक है, और माइनस में A2B1 था, यहाँ पर ये x अपॉन में B1C2 माइनस में B2C1 के बराबर था। और यही वाला टर्म, ठीक है, 1 अपॉन में A1B2 और माइनस में A2B1, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस y अपॉन में A1C2 और माइनस में A2C1 के बराबर है। ठीक है, अब मैथ का एक रूल क्या कहता है कि अगर a बराबर है b के और यही a बराबर है c के, तो हम कह नहीं सकते कि ये भी b बराबर होगा c के और ये सब किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर a बराबर है b और यही a बराबर है c, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, तो वही वाला लॉजिक जब तुम यहाँ पर लगाओ कि ये वाला टर्म इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये जो पूरा टर्म है इसके बराबर है और यही सेम टर्म, ठीक है, यही सेम टर्म इसके बराबर है, तो हम कह नहीं सकते कि ये तीनों टर्म आपस में बराबर होगा। ये तीनों टर्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर तुम लिख देना कि समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5 तथा 8 से, ठीक है, समीकरण 5 तथा किससे 8 से, समीकरण 5 तथा 8 से हम पाते हैं कि ये जो x अपॉन में B1C2, ठीक है, B1C2 और माइनस में B2C1 वाला टर्म है ये बराबर होगा माइनस y अपॉन में A1C2, ठीक है, और माइनस में A2C1 वाले टर्म से। ठीक है, और ये सब बराबर होगा आपका 1 अपॉन में A1B2, ठीक है, और माइनस में A2B1 वाले टर्म से। ठीक है, किसके बराबर होगा, ठीक है, 1 अपॉन में A1B2 और माइनस में ये A2B1 वाले टर्म से। अब देखो जब हम शुरू में आपको बताए थे कि बीजगणित से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का जब हल करोगे तो ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये रिजल्ट तुम डायरेक्ट ध्यान रखो या जो हम आपको बताए थे डेरिवेशन, ठीक है, इस डेरिवेशन से आप इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखो कि जब भी, ठीक है, बीजगणित से हल करेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x अपॉन में B1C2, ठीक है, माइनस में B2C1 बराबर में माइनस में y अपॉन में A1C2, ठीक है, माइनस में A2C1, ठीक है, और इक्वल टू में रहेगा आपका 1 अपॉन A1B2, ठीक है, और माइनस में A2B1। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रिजल्ट जो है ना, ठीक है, बहुत बच्चों अगर तुम इसको रटना चाहोगे तो रट नहीं पाओगे। ठीक है, इसके लिए तुमको ट्रिक के माध्यम से इस रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जब देखोगे जब हम रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर लिखे थे, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर लिखे थे, तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था इसमें x का कोफिशिएंट A1 था, ठीक है, y का कोफिशिएंट B1 था और C1 आपका कांस्टेंट था। जो दूसरा समीकरण था उसमें x का गुणांक A2 था, ठीक है, y का गुणांक आपका B2 था और ये C2 एज इट इज था। ठीक है, जब हम x का मान निकालेंगे, ध्यान दो, ठीक है, जब हम x के नीचे में लिखेंगे तो x के नीचे में लिखते वक्त हम x के गुणांक को ध्यान में नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान से रखना, ट्रिक कैसे आपको ध्यान रखना है कि जब आप x का मान लिखो, ठीक है, किसका मान लिखो, x का मान लिखेंगे तो x के नीचे में, ठीक है, x के नीचे में जो ये वाला हम टर्म लिखेंगे उसमें x के गुणांक को ध्यान में नहीं देंगे। ध्यान में किसको देंगे, इस दोनों गुणांक को। ठीक है, जब हम x का मान लिखेंगे तो x को एज इट इज रहने देंगे और x के गुणांक को मारेंगे गोली। हम इस दोनों गुणांक को लेंगे, B1 इंटू C2 लेंगे, ठीक है, और माइनस में B2 इंटू C1 लेंगे, माइनस में क्या लेंगे, B2 इंटू C1 लेंगे। उसी तरीके से जब y का मान लिखेंगे तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना, x लिखेंगे तो x को प्लस में लिखेंगे, लेकिन जब y लिखेंगे बस उसको माइनस में लिखना। और जब y के नीचे में हम ये वाला टर्म लिखेंगे तो इसमें y के कोफिशिएंट यानी गुणांक को
ध्यान में नहीं देंगे, हम A1 गुना C2 करेंगे, ठीक है, ये A1 गुना C2 करेंगे और माइनस में ये A2 गुना C1 करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि x का मान निकालना है तो x के गुणांक को ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है, b1 गुना c2 लिखेंगे और माइनस में b2 गुना c1 लिखेंगे, ठीक है। जब y का को मान लिखना हो तो माइनस y रहने देंगे, ठीक है, यानी y को माइनस के साथ साइन के साथ लिखेंगे और x को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, तो y का मान लिखने में y के कोफिशिएंट यानी गुणांक को ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है। इस a1 गुना c2 करेंगे, ठीक है, a1 गुना c2 करेंगे और माइनस में a2 गुना c1 करेंगे, ठीक है, और इस सब को बराबर करेंगे 1 अपॉन, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। इस सब को किसके बराबर करेंगे, इस दोनों को हम एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करेंगे। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इस दोनों कांस्टेंट को हम ध्यान में नहीं देंगे, इस दोनों कांस्टेंट को ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 1 अपॉन में a1 b2, ठीक है, a1 b2 और माइनस में a2 b1 के बराबर करेंगे, a2 b1 के बराबर करेंगे, ठीक है। जब ये आप प्राप्त कर लोगे तो एक बार इस वाले टर्म को इस कांस्टेंट के बराबर रखोगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार इस वाले टर्म को इस कांस्टेंट के बराबर रखोगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बीजगणित विधि से आप किसी भी, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी पोर्शन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण, एक एग्जांपल में पुट करके आपको बताते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप और अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मान लो आपके पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है, एक है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और एक है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8, ठीक है। जब आपको दो इक्वेशन दे दिया जाए और बोल दे एग्जामिनर को तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको x का मान बताओ और सॉल्व करके हमको y का मान बताओ, लेकिन जो तुम सॉल्व करोगे वो बीजगणित विधि से सॉल्व होना चाहिए। किस विधि से सॉल्व होना चाहिए भैया, बीजगणित विधि से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो करना कैसे रहेगा, एग्जाम में आपको जो नंबर है वो नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के यहाँ पर हल लिख देना, ठीक है। और हल लिखने के बाद जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है भैया, हमको ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको पहले हम लिख देंगे, ठीक है, जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5, इसको लिख के इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और जो दूसरा इक्वेशन है जो कि है 3x प्लस 2y इक्वल टू में, इसको लिख के हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, थोड़ा अरेंज करेंगे, रैखिक समीकरण का जो, ठीक है, सामान्य रूप होता है उस रूप में अरेंज करेंगे। सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि सारे कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे, ठीक है। कांस्टेंट को किधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, किधर, इक्वल्स टू के, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जब इस कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0, इसको इक्वेशन थर्ड कर देंगे। और जो मेरा दूसरा बन जाएगा वो बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू में 0, इसको हम लोग इक्वेशन 4 कर देंगे, ठीक है। जब हमें सामान्य रूप में रैखिक समीकरण युग्म मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 लिखेंगे, ठीक है। जब हम a1 लिखेंगे तो पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, b1 लिखेंगे तो जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, और जब c1 लिखेंगे तो जो कांस्टेंट होता है वो आपका c1 होता है। जब हम a2 लिखेंगे तो दूसरे में x का कोफिशिएंट आपका a2 हो जाएगा, ठीक है, और y का कोफिशिएंट ये जो 2 है ये आपका b2 हो जाएगा, और c2 लिखेंगे तो ये जो -8 है ये आपका c2 हो जाएगा। तो पहले तो आपको इतना कर देना है, ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म आपको प्राप्त कर लेना है सामान्य रूप में, ठीक है। उसके बाद a1 b1 c1, ठीक है, और इसी तरीके से a2 b2 c2 लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है बीजगणित विधि से, ठीक है। किस विधि से भैया, तो बीजगणित विधि से। बीजगणित विधि से हम आपको लास्ट रिजल्ट क्या बताए थे कि x अपॉन में, ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू लिखनी होती है तो x के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, कंसीडर नहीं करते, हम करते हैं b1 c2 माइनस में b2 c1, ठीक है। तो यहाँ पर हम x अपॉन में b1 c2, ठीक है, माइनस में b2 c1 करेंगे, ठीक है। आपको अगर आपको याद भी नहीं है तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तभी इस रिजल्ट को आप चाहो तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। बस वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब x का मान लिख रहे हैं तो x में हम x के कोफिशिएंट यानी इस a1 a2 को ध्यान में नहीं देंगे, b1 c2 करेंगे और माइनस में b2 c1 करेंगे, ठीक है। जब y का मान लिखेंगे तो y को माइनस के साथ लिखेंगे और y के कोफिशिएंट को, ठीक है, यानी b1 b2 को कंसीडर नहीं करेंगे, a1 c2 लिखेंगे और माइनस में a2 c1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 c2 और माइनस में a2 c1, ठीक है, और बराबर में एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करने के लिए c1 c2 को ध्यान में नहीं रखेंगे, इस a1 गुना b2 करेंगे और माइनस a2 गुना b1 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग a1 b2 कर देंगे और माइनस में a2 b1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये जो हम लिए ठीक है, ये जो हमको रिजल्ट मिला है लास्ट रिजल्ट, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल a1 a2 का मान पुट कर देंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को हम पहले, ठीक है, एक नई स्लाइड में लेके आते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह बन जाएगा, ठीक है। एक नई स्लाइड में लेके आते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से C4 कॉपी
और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम लोग P4 पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया पेस्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल A1 और A2 का मान पुट करते जाएंगे। ठीक है, x अपॉन में B1 देखो तो कितना है 1 है। ठीक है, C2 देखो तो कितना है -8 है, यानी कि 1 इंटू -8। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन रहने दो। B2 कितना है तो 2 है तो 2 रहने दो, और C1 कितना है -5 तो इसको -5 रहने दो। ठीक है, और इसको कर दो एक और ब्रैकेट में बंद, बराबर में -y है तो -y रहने दो। A1 कितना है 2 तो 2 रहने दो। ठीक है, C2 कितना है -8 तो -8 रहने दो। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन रहने दो। A2 कितना है A2 ये आपका 3 है तो 3 रहने दो। ठीक है, और आपका C1 कितना है -5 तो इसके जगह लिख दो -5। ठीक है, और इसको भी एक और ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद 1 को 1 रहने दो। A1 इंटू B2, A1 कितना है 2 है तो 2 रहने दो। ठीक है, B2 कितना है 2 तो 2 रहने दो। माइनस है तो माइनस रहने दो। A2 कितना है 3 तो ये 3 रहने दो। ठीक है, और ये B1 कितना है 1 तो ये आपको 1 रहने दो। उसके बाद क्या करो x अपॉन में, ठीक है, ये 1 इंटू -8 हो जाएगा, और ये -2 को -2। ठीक है, और ये 2 गुना -5 तो ये -10 बन जाएगा। उसके बाद में ये आपका ऊपर में -y रहेगा, ये 8 इंटू माइनस देखो। ठीक है, ये 2 इंटू -8 ये -16 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन ही रहेगा। ठीक है, माइनस साइन ही रहेगा। ये 3 इंटू -5 ये बन जाएगा -15। ठीक है, बराबर में ये 1 अपॉन में ये 2 गुना 2 क्या बन जाएगा 4, और ये -3 गुना 1 -3 बन जाएगा। ठीक है, बराबर में x अपॉन में ये -8 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 बन जाएगा, बराबर में -y अपॉन में। ठीक है, ये -16 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, बराबर में 1 अपॉन में 4 में से 3 गया आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, करना क्या है आपको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहीं पर हम ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लिए छोटा कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो x है x को x ही रहने देंगे, ध्यान दो। ठीक है, इस वाले x को x ही रहने देंगे। ये -8 प्लस में 2 यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 रहने देंगे। ठीक है, फिर ये -y ही रहेगा। ठीक है, ये -16 प्लस 15 ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम -y अपन में -1 रहने देंगे, और ये बराबर में 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये आपका x अपन में 2 हो जाएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होकर ये आपका y अपन में 1 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक चर वाला पद है, ये जो x अपॉन 2 है, इसको एक बार इस 1 के बराबर करेंगे, और ये जो y अपॉन 1 है इसको हम लोग एक बार 1 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो जब हम x अपॉन 2 को 1 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तथा y अपॉन 1 को जब हम 1 के बराबर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बीजगुणन विधि से, ठीक है, जब आप किसी रैखिक समीकरण युग्म इसको हल करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा x बराबर में 2 और y बराबर में 1। क्या मिल जाएगा, x बराबर में 2 मिल जाएगा और y बराबर में 1 मिल जाएगा। ठीक है, करना कैसे रहता है, ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्चुअली भी बता दिए। ठीक है, कि इस तरीके से करना रहता है तो ये वाला पद आता है। ठीक है, ये जो लास्ट रिजल्ट था ये कैसे आया ये भी हम आपको बता दिए, और एक्चुअल में जब आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, तब कैसे करना है हम आपको ये भी बता दिए पूरा फुल प्रोसेस में। और जब भी बीजगणित से सॉल्व करने के लिए आएगा तो आएगा आपको 5 मार्क्स में। ठीक है, और जब आप पूरा एक एक स्टेप जब आप लिखोगे तब आपको मिलेंगे 5 में से पूरे 5 नंबर। बीजगुणन विधि में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीजगुणन विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब रैखिक समीकरण, ठीक है, जो भी आपका रैखिक समीकरण निकाय उसका हल या तो अद्वितीय हो या तो अनंत हल हो। ठीक है, देखो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हो, यानी कि जब केवल एक सॉल्यूशन होता है तब हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखे भी हैं कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दत्त समीकरण निकाय यानी दिया गया समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो। ठीक है, लेकिन बीजगुणन विधि का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दत्त समीकरण निकाय का हल या तो अद्वितीय हो या तो अनंत हल हो। ठीक है, यानी अगर किसी समीकरण निकाय का हल उसका हल अगर उसका हल अनंत है, ठीक है, और अगर उसको सॉल्व करना है तो हमारे पास केवल एक विधि मिलती है, वो है बीजगुणन विधि। ठीक है, इसलिए ये विधि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हो सकता है कोई ऐसा समीकरण निकाय मिले जिसका हल क्या हो, अनंत हो। ठीक है, तो केवल एक विधि होती है बीजगुणन विधि, जिससे आप इस समीकरण निकाय को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। या तो आप ग्राफ बनाओगे तो हल हो सकता है, नहीं तो अगर आप बीजगणितीय विधि से हल करना चाहो तो केवल एक विधि है बीजगणन विधि, जिससे आप अनंत हल वाले रैखिक समीकरण इनको हल कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अद्वितीय हल रहता है तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगणन विधि किसी से भी कर सकते हो। लेकिन जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो केवल एक ऑप्शन आपके पास रहेगा बीजगणितीय विधि में, वो है बीजगणन विधि। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, दिए गए समीकरण निकाय को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बीजगणन विधि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा इससे रिलेटेड प्रश्नावली है, शायद प्रश्नावली 3.5 है, उसको देखेंगे।